तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम देखते हैं जो हमारा सीरीज चल रहा था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का जो 5वां टॉपिक है, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, कि भाई जो कॉमन लोग थे वो नाजिज्म को किस तरीके से देखते थे, उनको क्या लगता था। ये जो नाजी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जो नाजी, तो देखते हैं कहता है कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, तो जो कॉमन लोग थे वो किस प्रकार से उस पर रिएक्ट कर रहे थे, उसको जो है हम इस चैप्टर से समझने का प्रयास करेंगे। तो कहता है कि मेनी saw the words through Nazi eyes and spoke their minds in Nazi language. हिटलर का जो नाजी आइडियोलॉजी था उसका प्रभाव जर्मनी के जो ऑर्डिनरी लोग थे, साधारण लोग थे, उनके ऊपर इस प्रकार से हावी हो गया था कि जर्मनी में घटने वाली जो घटनाएं थी उन सारे घटनाओं को लोग जो है अपनी आंखों से नहीं बल्कि नाजी आंखों से देख रहे थे और अपने माइंड में नाजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वो निर्णय ले पा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको नाजिज्म ने या नाजी आइडियोलॉजी ने हैक कर दिया था और ये नाजी आइडियोलॉजी या नाजी वर्ल्डव्यू के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लिया। They felt haters and anger surged inside them when they saw someone who looked like a Jew. जैसे ही ये किसी व्यक्ति को देखते थे कि ये ज्यूस है या ज्यूस के जैसा दिख भी रहा है, तो इनके अंदर जो है एक, कहने का मतलब है कि एक गुस्सा और एक नफरत का जो भावना है उसका जन्म होता था। They mocked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. उन्होंने अपने घर के बगल वाले जो नाइब्स लोग थे, अगर वो जीव्स हैं तो उनके घर को मार्क करना शुरू किया, चिन्हित करना शुरू किया और जो सस्पिशियस नाइबर्स थे उनका रिपोर्टिंग सरकार को करना शुरू किया कि भाई हमारे घर के बगल में एक जीव रहता है और उसका इस प्रकार का एक्टिविटी है। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve gender well-being. उनका मानना था, पूरी तरीके से मानना था कि नाजिज्म जो है वही उनके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगा और वही उनका जो जनरल वेलबींग है उसको इम्प्रूव करेगा। क्योंकि जो हिटलर था, हिटलर ने ये मतलब हिटलर को ये जो है वो एक अवतार मानते थे और उनका मानना था कि हिटलर ही जर्मनी के लोगों को दुख दूर करेगा, जर्मनी के लोगों का ये दुख दूर करेगा और जर्मन राष्ट्र को फिर से सशक्त बनाने का जो कार्य है वो हिटलर के नेतृत्व में ही होगा। इसलिए ये आंख मूंद कर जो नाजिज्म आइडियोलॉजी है उसमें ये विश्वास करते थे। बट not every Germans was a Nazi. Many organized active resistance to Nazism, bearing police repressions and death. लेकिन कहता है कि सारे के सारे जो लोग थे वो नाजिज्म में विश्वास नहीं रखते थे। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपने एक्टिव रेसिस्टेंस के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए थे, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया और बहुत सारे जो लोग हैं वो पुलिस रिप्रेशन के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. और लार्ज जो मेजॉरिटी था जर्मन लोगों का वो अभी भी पैसिव ऑनलुकर्स था। पैसिव ऑनलुकर्स कहने का मतलब कि वैसे लोग जो कि सिर्फ खड़ा होकर चुपचाप तमाशा देखने वाले थे, ठीक है ना। उनको विश्वास, जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप इसको समझिए कि मान लीजिए कि कोई चोर है, चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है और 4-5 लोग मिलकर उसको पीट रहे हैं, तो बाकी आप देखते हैं कि जो भीड़ जनता है भीड़ लगा के वहां पे खड़ा हो जाती है और ऑनलुकर्स के जैसा पैसिव ऑनलुकर्स कहने का मतलब कि वो जो ऑनलुकर्स हैं वो जो खड़ा होकर देख रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज है कि हाँ चोर है इसलिए इसको पीटा जाना चाहिए। भले ही वो पीट नहीं रहे हैं लेकिन
कहीं ना कहीं जो कार्य हो रहा है उससे वो सहमत है या वो चाहते हैं कि हाँ ये कार्य हो। तो अधिकतर जो जर्मनी का जनता था वो इसी प्रकार का पैसिव ऑनकस था और एपेथेटिक विटनेसेस मतलब जो भी घटनाक्रम हो रहा था उसका वो गवाह था, सबूत था, मतलब आंखों देखा हाल जो है वो बता सकता था, उसके आंख के सामने सारा घटना हो रहा था। They were too scared to act, to differ, to protest। कहता है कि ये जो लोग थे वो किसी प्रकार के एक्शन में, मतलब अगर इनको लगा कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी को लगा कि इसका विरोध भी कर गए, काहे चोर को मार रहा है, तो भाई ये डरे हुए अगर बोल देंगे तो फिर पता चलेगा हम भी पिटाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनमें जो प्रोटेस्ट करने का जो पावर था वो खत्म हो गया था। अगर मान लो इसमें से बहुत सारे लोग का तो सहमति है उसमें, लेकिन अगर उसमें से दो चार लोग जो है अगर विरोध करना भी चाहे तो वो डर के मारे जो है वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो बना हुआ था उस समय जर्मनी का। और खास करके आप जहां जहां भी देखेंगे इस प्रकार के अतिवादी संगठन है, चाहे आप अफगानिस्तान में तालिबान का शासन देखें, ठीक है, या आप पाकिस्तान में हिंदुओं का स्थिति जो है आप उसको देख सकते हैं। अभी बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो घटना घटा हिंदुओं के खिलाफ, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के जितने मुसलमान हैं वो सारे के सारे लोग हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पीपल वो यही चाहता है। इसलिए बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो एक प्रकार से पैसिव ऑनकस के जैसा देख रहे हैं, ठीक है। और अगर उनमें से कोई अगर एक दो विरोध करता है तो फिर उसका नतीजा जो है कि ये होता है कि वो भी मारे जाते हैं या उनको भी पीटा जाता है। जैसा कि आप कश्मीर में भी देखते हैं कि आतंकवादियों का ये सिस्टम है कि भाई वो टारगेट तो सुरक्षा बलों को करते हैं, या अभी हाल फिलहाल में पहलगाम में आपने देखा कि बहुत सारे जो हिंदू थे उनका नरसंहार, हिंदुओं का नाम पूछ कर और उनका जो नरसंहार जो है वो किया गया, उनका पहचान जान कर नरसंहार किया गया। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ मुस्लिम लोग भी उसमें मारे गए, तो वो मुस्लिम लोग मारे गए जो जिन्होंने इसका विरोध किया। अगर वो इसका विरोध नहीं करते तो वो नहीं मारे जाते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का जो सिचुएशन है वो वहां बना हुआ था जर्मनी में। दे प्रीफर्ड टू लुक अवे, इसलिए ये चुपचाप देखने में ही इनको लगता था कि चलो अपना देखो और निकल जाओ, ज्यादा यहाँ टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। कहता है कि Poster Limolus, a resistance fighter, observes an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire। एक व्यक्ति है पोस्टर न्यूमेलस, ठीक है ना, जो कि एक रेसिस्टेंस फाइटर है, मतलब उनको है अंदर से है कि भाई इस तरीके का नहीं होना चाहिए, थोड़ा नाजी आइडियोलॉजी से डिफर करता है इनका आइडियोलॉजी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई एक जो अनकैनी साइलेंस है प्रोटेस्ट का, कि भाई प्रोटेस्ट के एब्सेंस में एक अनकैनी साइलेंस है, मतलब लोग जो है वो बहुत सारे लोग डरे हुए भी, एक दो लोग चाह भी रहे हैं लेकिन वो चुपचाप डरे हुए हैं। और जो ऑर्डिनरी जर्मन पीपल है उनके फेस पर ब्रूटल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कहने का मतलब कि ब्रूटल मतलब एकदम घातक या नृशंस जिसको कह सकते हैं कि, और जो नृशंस तरीके से और जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो क्राइम किया जा रहा है नाजी एम्पायर में, तो वो उनके चेहरे से दिख रहा है, झलक रहा है, ठीक है ना, कि भाई कहीं ना कहीं अगर वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो वो भी उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एक माइंडसेट है या इस प्रकार का एक जो उनके चेहरा पर अभिवृत्ति है वो देखा जा सकता है, वो बता रहे हैं। कहता है कि हीरो मोबेंगलिस अबाउट दिस साइलेंस, वो इस साइलेंस के बारे में लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे ये जो साइलेंस है वो किस प्रकार का साइलेंस था, किस प्रकार का चुप्पी था लोगों के अंदर, और लोग आखिर चुप क्यों थे, क्या सोच के वो चुप थे, ठीक है ना, उसके पीछे क्या रीजन था, उसको जो है वो यहाँ बताने का कार्य कर रहे हैं, जिसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कहता है कि फर्स्ट डे केम्स फॉर द कम्युनिस्ट बेल, आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। ये
जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जर्मनी के, उनके लिए ये बात यहाँ पे हो रहा है। ये जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको लगता था कि यहाँ पे ये बता रहा है कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, मतलब ये जो नाजी लोग हैं, सबसे पहले ये लोग जो है वो कम्युनिस्ट लोग को खोजते खोजते पहुंचे वहां या किसी शहर में पहुंचे। तो जो साधारण लोग थे उनको लग रहा था कि भाई हम तो कम्युनिस्ट नहीं है, इसलिए हमको क्या टेंशन लेना है, जो कम्युनिस्ट है वो सब। Then they came for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. इसके बाद ये सोशल डेमोक्रेट को खोजते खोजते जो है वो पहुंचे और उनके साथ बर्बरता जो है वो किया जाने लगा। लेकिन जो जन साधारण को लगा कि भाई हम तो सोशल डेमोक्रेट नहीं है, जो उसमें से सोशल डेमोक्रेट है उनको ले गया, बाकी जो लोग हैं उनको लगा कि भाई चलो सोशल डेमोक्रेट को ले जा रहा है, हमको इससे क्या। तो फिर भी यहाँ भी बाकी जो लोग थे उनको लगा कि भाई हमको क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। फिर कहता है कि देन दे केम फॉर दी ट्रेड यूनियंस बट आई वाज नॉट अ ट्रेड यूनियन। फिर वो उनमें से ट्रेड यूनियनिस्ट को खोजते खोजते पहुंचे, लेकिन जो साधारण लोग वैसे लोग जो ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं थे उनको लगा कि भाई ट्रेड यूनियनिस्ट को खोज रहा है तो हमको उससे क्या। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज, उसके बाद ये ज्यूज लोग को खोजते हुए पहुंचे, लेकिन जनसाधारण को लगा कि बट आई वाज नॉट अ ज्यूज सो आई डिड लिटिल। तो भाई हमको क्या प्रॉब्लम है, हम तो ज्यूज नहीं है, तो हमको इससे कोई टेंशन ही नहीं, ज्यूज लोग को खोज रहा है। देन दे केम फॉर मी, और तब वो हमको भी खोजते हुए एक दिन पहुंच गया। There was no one left who could stand up for me, और ये वो समय था जब हमारे लिए खड़ा होने के लिए, हमारे पक्ष में खड़ा होने के लिए अब कोई बचा ही नहीं था। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ ये इस चीज को दर्शा रहे हैं इस पैरा के माध्यम से कि भाई जो जनसाधारण जो लोग था उसका क्या स्थिति था, या ये जनसाधारण का उस समय का जर्मनी का स्थिति तो ये बता ही रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ भारत में भी क्या स्थिति है। अगर रोड पर कोई क्राइम होता है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो बहुत सारे लोग उनको लगता है कि अच्छा मेरा क्या, चलो मोबाइल निकाल लिए, वीडियो बना लिए, बहुत हुआ तो ये वीडियो जो है उसको सोशल मीडिया पर डाल दिए वायरल होने के लिए। लेकिन उनको लगता है कि हमारा इसमें क्या। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि जब हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले, लेकिन लोग नहीं वो करना चाहता है, उसको लगता है कि नहीं हमको क्या कर रहा है, हम थोड़े घायल। लेकिन वो स्थिति भी आएगा जब तुम भी एक दिन घायल होगे तो तुमको भी कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। यही चीज जो है यहाँ ये बता रहे हैं। कौन? तो पोस्टर जो न्यूमिलर्स हैं, जो कि एक रेसिस्टेंस फाइटर है, वो बताते हैं कि सबसे पहले जब कम्युनिस्ट लोग को खोजते हुए आया तो लोग को लगा भाई हम कम्युनिस्ट थोड़े हैं, हमको इससे क्या प्रॉब्लम है। तो सोशल डेमोक्रेट को खोजते हुए आया, फिर जो लोग थे उनको लगा कि तो सोशल डेमोक्रेट को खोज रहा है, चलो हमको क्या दिक्कत है, ले जाओ सोशल डेमोक्रेट्स को, मारो पीटो, जो करना है करो। उसके बाद ट्रेड यूनियनिस्ट को खोजते हुए आया। तब ट्रेड यूनियनिस्ट को खोजते हुए आया तो लोग को लगा कि भाई चलो ट्रेड यूनियनिस्ट को खोज रहा है, हमको क्या है। उसके बाद ज्यूज लोगों को खोजते हुए आया, फिर भी लोगों को लगा कि तो ज्यूज लोग खोज रहा है, हमको इससे क्या दिक्कत है। और एक दिन वो आया जब वो उस व्यक्ति को ही खोजते हुए पहुंच गए जो व्यक्ति ये सोच रहा था। जो व्यक्ति ये सोच रहा था का मतलब क्या, कि जो ये समाज सोच रहा था, जो ये सोसाइटी सोच रहा था, जो ये सोसाइटी का प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा था, जब उसके ऊपर ये खतरा जब आया तो उस समय तक उसको बचाने के लिए कोई बचा ही नहीं था जो कि उसके पक्ष में खड़ा होता। तो आप उम्मीद है इसको अच्छे से समझ गए। चलिए बॉक्स 1 को भी हम देख लेते हैं। कहता है कि भाई द लैक ऑफ कंसर्न्स फॉर नाजी विक्टिम्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेरर्स। नो, कहता है कि ये जो लैक ऑफ कंसर्न्स नाजी विक्टिम्स का मतलब नाजी लोग जो शिकार बना रहे थे, जो नाजी आइडियोलॉजी के शिकार हो रहे थे, क्या ये सिर्फ डर के कारण हो रहा था? तो कहता है कि नहीं। से लॉरेंस रीज who interviews people from diverse backgrounds for his recent documentary
द नाजीज अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। कहता है कि यहाँ एक व्यक्ति हैं लॉरेंस क्लीज, जिन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको जांचा परखा, देखा, उनसे बातचीत किया, ठीक है ना, उस पे एक इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द नाजी अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। वो बताते हैं Erna Kniz, an ordinary German teenager in 1930s and a grandmother's now sailed to Rize। ये अर्ना कर्नेज जो है वो एक ऑर्डिनरी जर्मन टीनेजर्स थे 1930 में, ठीक है, और अब वो एक ग्रैंड मदर्स बन गए हैं, मतलब अब बूढ़ी हो गई हैं। तो वो जो है वो रीज को ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो कहता है कि 1930s offered a glimpse of hopes not just for the unemployment but for everybody, for the all felt downtrodden। ये बताते हैं कि 1930 का जो दशक था वो हमारे लिए एक ग्लिम्स ऑफ होप्स, मतलब हमारा जो उम्मीद था, उम्मीदों का एक किरण लेकर आया था। और ये किरण सिर्फ ये नहीं था कि लोग जो, जैसा कि हमने देखा कि भाई जर्मनी का जो मार्क है उसका वैल्यू बहुत गिर गया था, ऑर्डिनरी जो लोग थे वो खाने के लिए तरस रहे थे, रोजगार के लिए तरस रहे थे। तो इनका कहना था कि भाई सिर्फ इसलिए नहीं लोगों को उम्मीद जगा था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, बल्कि वो प्रत्येक क्षेत्र में जहां पे डाउन टॉर्डन महसूस कर रहे थे, मतलब जहां हम अपमानित महसूस कर रहे थे, मतलब लोगों को, जनसाधारण उनको लग रहा था कि भाई हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगा, हमारा जो राजनीतिक ताकत है वो बढ़ेगा, जर्मन जो राष्ट्र है उसका गौरव मान सम्मान भी बढ़ेगा, जर्मनी के साथ ये जो ट्रीटीज ऑफ वर्साइल्स की गई है जिसमें उसके साथ बहुत अपमान किया गया है, तो वो अपमान का दाग भी मिटेगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन सारी चीजों का उनके अंदर एक उम्मीद का किरण था कि भाई हिटलर जो है इन सारी चीजों को टैकल करेगा। कहता है कि फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई कुड से सैलरीज इंक्रीज एंड जर्मन सीम्स टू हैव रीगेन्स इट्स सेंस ऑफ पर्पस। ये जो अर्ना किनिज हैं वो बताते हैं कि अगर हमारा एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो ये सही है कि जो ऑर्डिनरी जो जर्मन पीपल हैं उनका जो सैलरी है वो इंक्रीज हुआ है, और जो जर्मनी है वो सारे क्षेत्रों में जो उसका पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य में वो सफल भी हुआ है। आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ आई थॉट इट वॉज अ गुड टाइम, आई लाइक्ड इट। और अगर हमारे ओपिनियन के बारे में कहा जाए तो भाई हम खुद से अगर मतलब हमारे अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो हम इस चीज को सोचते हैं। ये बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहे हैं, तो अर्ना केर्नल जो कि उस समय 30 साल के थे और अब वो ग्रैंड मदर हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि वो जो टाइम था वो हमारे लिए अच्छा था और हम इसको लाइक भी करते थे, मतलब वो सही टाइम था, ऐसा इनका मानना था। क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है, एक तरफ वो चल रहा था कि भाई जिस लोगों के प्रति या बाकी लोगों के प्रति होलोकास्ट वाला स्थिति ये चल रहा था, लेकिन जो साधारण जो जर्मनी के लोग थे उनका सैलरी भी इंक्रीज हुआ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हुआ, और उनका जो प्राइड था उस प्राइड को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए भी हिटलर कार्य कर रहा था, जो कि लोगों को पसंद आ रहा था। What Jews felt in Nazi Germany was a different story altogether। लेकिन अब ये तो साधारण एक जो व्यक्ति है उसका ये हम लोग देखें कि वो क्या सोचता था, लेकिन जो ज्यूस लोग थे वो क्या सोचते थे नाजी जर्मनी में, ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग स्टोरी है। क्या है, तो कहता है कि कार्लोटी ब्रेंडेट्स secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting books called the Third Reich of Dreams। यहाँ एक व्यक्ति हैं चार्लोटी ब्रेंडेट्स, ये चुपके से सीक्रेटली तरीके से, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो लोगों का जो ड्रीम है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं अपने डायरी में और बाद में उसको पब्लिश करते हैं। हाईली डिसकंसंट्रेटिंग बुक, मतलब कहने का मतलब है कि एक जो बड़ा उनका फेमस बुक है, ठीक है ना, उसमें और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं।
जो कि बुक का नाम है थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। उसमें कहता है कि शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूस देमसेल्व्स बिगेन्स बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइपनेस अबाउट देम। ये उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार से जो ज्यूस लोग थे वो बिलीव करने लगे खुद से उनको किस प्रकार से लगने लगा कि जो नाजी स्टीरियोटाइपनेस है उनके अकॉर्डिंग, मतलब नाजी जो लोग सोचते हैं ज्यूस के प्रति, जो स्टीरियोटाइपनेस है ज्यूस के प्रति नाजी लोगों का, इससे जो ज्यूस लोग हैं वो अपने बारे में क्या सोचने लगे थे। कहता है कि दे ड्रीम्ड इन देयर हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आईज, ज्यूस लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। कहता है कि ये जो है वो इस प्रकार का ड्रीम करने लगे थे कि भाई हमारा हुक्ड नोज जो है वो किस प्रकार का है, ब्लैक हेयर और आई जो है वो किस प्रकार का है, और ज्यूस लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, कि भाई ज्यूस कैसे जो है वो, मतलब हम ज्यूस दिखते हैं और हमारा बॉडी मूवमेंट जो है वो किस प्रकार, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को भी जज करने लगे थे कि भाई आखिर हमको किस प्रकार से जज किया जा रहा है कि ज्यूस, किस प्रकार से हम यहाँ से बच सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने एक्टिविटी में चेंजिंग ला सकते हैं। तो इस प्रकार का डर था जो ज्यूस लोग थे उनके अंदर, और वो अपने आप को किसी भी प्रकार से वो जो ज्यूस आइडियोलॉजी है, जो ज्यूस एक पहचान है, उससे अपने आप को बचाने का कार्य कर रहे थे। कहता है कि दी स्टीरियोटाइपिकल इमेज पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हंटेड द ज्यूस, ज्यूस को हंटेड करता हुआ, मतलब ज्यूस पर एक कटाक्ष करता हुआ जो नाजी टिपिकल इमेज हैं उनको प्रकाशित किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि दे ट्रबल्स देम इवन इन देयर ड्रीम्स, कि भाई ये उनको अपने ड्रीम्स, मतलब ड्रीम करने का मतलब कि वो जो स्वप्न में जो सोचते थे उसमें भी उनको डर लगता था। जब वो सपना भी देखते, कहता है ना कि सपना में भी डर आता था, तो सपना भी जब वो देखते थे तो उनमें भी, सपना में भी जो ज्यूस लोग थे वो डरते थे। ज्यूस डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच्ड द गैस चैम्बर, और इनका कहना है कि ज्यूस लोग जो थे वो गैस, लास्ट में जो गैस चैम्बर है वहां तो ये लोग गए और उनका मृत्यु हुआ ही, लेकिन गैस चैम्बर में मरने से पहले, गैस चैम्बर में जाकर मरने से पहले ही उन्होंने कई डेथ जो है उनको झेला, मतलब कई बार मारा। कहने का मतलब है कि वो रोज डर के जी रहे थे, डर के वो किसी प्रकार से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे। अब देख लेते हैं नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। ये जो होलोकॉस्ट है उसको हम देखते हैं। ये होलोकॉस्ट बड़ा एक फेमस वर्ड है जो कि नाजी के प्रति घृणा और ज्यूस लोगों के प्रति सहानुभूति के लिए इसका प्लेसिंग किया गया है, और आज भी जो ज्यूस लोग हैं वो इस होलोकॉस्ट को याद करके और मतलब आज भी वो डर जाते हैं, या एक प्रकार से इनको वो एक ड्रीम, बैड ड्रीम के रूप में देखते हैं। तो क्या था वो, इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of the regimes. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम कगार पे था, और जब एक तरफ से रसिया का फौज और दूसरी तरफ से जो मित्र राष्ट्र हैं जिनमें इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस का फौज जब जर्मनी में धीरे धीरे एंटर करने लगता है, तो धीरे धीरे करके ये जो नाजी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलना शुरू होता है कि भाई जो जर्मनी था, जर्मनी में किस प्रकार से ये लास्ट रिजीम में कौन कौन से कार्य किए गए, या ज्यूस के प्रति किस प्रकार से इनको जो है वो रिप्रेस किया है। कहता है कि बट इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड विद जर्मनी वाज डिफीटेड दैट
the world came to realize the horrors of what had happened. लेकिन फिर भी पूरा जो चीज है वो पता नहीं चला। पता तब चला जब जर्मनी पूरे तरीके से युद्ध में पराजित हो गया और जब मित्र राष्ट्र की सेनाएं और रसिया का सेना जो है वो जर्मनी में इंटर करता है, तब पूरे वर्ल्ड को ये पता चलता है, पूरे वर्ल्ड ये रियलाइज कर पाता है कि भाई किस प्रकार के हॉरर का जो वर्क है, किस प्रकार का आतंक का जो एक साम्राज्य है उसकी स्थापना की गई थी जर्मनी में, और जर्मनी में क्या किया जा रहा था। While the Germans were preoccupied with their own fleet as a defeated nation emerging out of the ruins, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. कहता है कि जब जर्मनी को पूरे तरीके से ऑक्युपाइड कर लिया गया, मतलब जो मित्र राष्ट्र और रसिया का जो सेना है उसके द्वारा जर्मनी पर पूरा कब्जा कर लिया गया, और जब जर्मनी युद्ध में हार गया तो उस समय जो है ये सारा चीज निकल कर सामने आने लगा, और जो ज्यूस लोग वहां जो कुछ बच गए, जिंदा रह गए थे, वो चाहते थे कि कम से कम जो पूरा वर्ल्ड है वो उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुआ है और उनके जो सफरिंग्स थे, उनके जो दुख था, दर्द था, पीड़ा था, उसको कम से कम वर्ल्ड के सामने रखा जाए, पूरा विश्व जो है वो उसको जान सके नाजी किलिंग ऑपरेशन किस प्रकार से जिस लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा था, किस प्रकार से जिस लोगों को खत्म किया जा रहा था, मारा जा रहा था, और उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका जो दुख दर्द का ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम, उसको ये जो काल टाइम पीरियड था उसको ये होलोकॉस्ट का नाम दिया। कहता है कि as its height, a Ghetto inhabitants had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. कहता है कि इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है वो ये है कि एक जो घैटो इनहेबिटेंट्स है जिसको घैटो में रखा गया था, और घैटो में जाने के बाद वहां उसका फाइनल सोल्यूशन ही कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, तो वहां रहने वाला जो एक इनहेबिटेंट्स है वो एक दूसरे इनहेबिटेंट्स से बताता है कि भाई हम जो है कम से कम युद्ध खत्म होने के बाद आधा घंटा और जीना चाहते हैं, युद्ध खत्म हो तो कम से कम आधा घंटा और जीना चाहते हैं, ताकि हम अपने बारे में या जो जिस लोगों के प्रति क्या किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है या कितना दुख दर्द जो है वो दिया गया है हम लोगों को, कम से कम आधा घंटा जिंदा रहेंगे तो हम उसके बारे में जो है कम से कम लोगों को बता तो पाएंगे। कहता है कि pre-assembly he meant that he wanted to be able to tell the words about what had happened in Nazi Germany। मतलब वही कि वो कम से कम पूरे विश्व को ये बताना चाह रहा था कि नाजी जर्मनी में उसके साथ या उसके कम्युनिटी के साथ किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया गया था, इसके लिए वो कम से कम आधा घंटा और जीना चाहता था। कहता है कि this indomitable spirits to bear witnesses and to preserve the documents can be seen in many ghettos and camp inhabitants who wrote diary, kept notebook and created archives। कहता है कि ये जो इनडोमिटेबल स्पिरिट था उनका कि भाई कम से कम कुछ देर और जिए, कम से कम अपना दुख दर्द लोग को बता सके, तो इसका बहुत सारा जो गवाह है, सबूत है, वो मिला कहाँ तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में, जो कि देखा गया बहुत सारे गैटोज में जो लोग रह रहे थे, कैंप में जो इनहेबिटेंट्स रह रहे थे, तो वो उन्होंने बहुत सारे डायरीज लिखे, नोटबुक लिखे, कुछ आर्किव्स बनाया, और उसके माध्यम से वो अपने दुख दर्द को प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये सारा जो चीज है वो निकल कर बाहर आया, और जो नाजी आइडियोलॉजी या नाजी रिजिम्स ने जो जिस लोगों के साथ जो होलोकॉस्ट में जो घटनाएं घटी थी उसको वर्ल्ड के सामने रखा गया, और लोग जो है वो जान सके कि भाई किस प्रकार का अमानवीय कृत्य जो है वो लोगों के साथ किया गया था। On the other hand, when the war seems lost, the Nazi leadership
distributed patrols to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices। तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि जो कुछ बच गया था वो तो इसलिए बच गया था कि वो उसको मिटा नहीं पाए, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जब ये नाजी जो लोग थे उनको जब लगा कि भाई अब युद्ध जो है वो हम नहीं जीत पाएंगे, युद्ध अब हम धीरे धीरे हार जाएंगे, और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि हिटलर ने भी बर्लिन में जो है बर्लिन का एक जो टैंक है वहां पे, मतलब जो गुप्त टैंक था, ठीक है, बर्लिन के एक सुरंग में वो सुसाइड कर लेता है अपने पत्नी इवा ब्राउन और बहुत सारे जो उनके जनरल्स होते हैं उनके साथ। लेकिन उसके पहले एक और भी कार्य हो रहा था, वो ये कार्य हो रहा था कि जो नाजी लीडरशिप वो अपने सारे ऑफिसेज में पेट्रोल बांट रहा था, सारे फंक्शनरीज जहां जहां पे सारे कार्य हो रहे थे वहां पेट्रोल बांटा जा रहा था, ताकि जितने भी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं ऑफिसेज में जो कि ये दिखाते हो, जिससे पता चलता हो कि भाई कैसे लोगों पर अमानवीय व्यवहार लोगों के खिलाफ किया जा रहा था, लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इन सारी चीजों को छुपाने के लिए पेट्रोल बांटा जा रहा था, ताकि इन सारी चीजों को ऑफिस में जितने भी इस प्रकार के एविडेंसेस थे उनको जला दिया जाए। और ऐसा किया भी गया, बहुत सारी चीजों को जला भी दिया गया, खत्म करने का मतलब भरसक प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जो सबूत है वो रह ही गए, जो कि हमें होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी जो है वो देते हैं। और बाकी जो लोग इनहेबिटेंट्स लोग जो बच गए थे वो काफी थे इस बर्बरता को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। कहता है कि एट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकॉस्ट लीव ऑन इन मेमोरी, fictions, documentaries, poetries, memorials and museums in many parts of the world today। कहता है कि यद्यपि जो ये होलोकॉस्ट का इतिहास है और जो यादें हैं होलोकॉस्ट का, वो आज भी लोगों के मेमोरीज में, फिक्शंस में, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, पोएट्रीज के माध्यम से, मेमोरियल के माध्यम से, और वर्ल्ड के अलग अलग आर्ट में जो म्यूजियम है वहां आज भी ये सारा चीज जो है वो सुरक्षित है, संग्रहित है, जो कि हमें होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी देता है। These are a tributes to those who resisted it। कहता है कि ये उन लोगों के लिए भी एक योगदान है जिसने इस नाजी वर्ल्ड व्यू को या नाजी आइडियोलॉजी का जिसने वहां पे विरोध किया था। एंड embarrassing reminders to those who collaborated, और वैसे लोगों के लिए एक embarrassing remembers है जो कि इन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया था। एंड warning to those who bathed in silence, और उन लोगों के लिए एक साइलेंस, उन लोगों के लिए एक वार्निंग का कार्य कर रहा है जो कि उस स्थिति में चुपचाप खड़ा होकर तमाशाबीन थे और चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि जो होलोकॉस्ट है और होलोकॉस्ट से रिलेटेड जो ये मेमोरियल्स हैं जो कि जिनको आज सुरक्षित अलग अलग जगहों पे सुरक्षित है, या अलग अलग डॉक्यूमेंट्री जो भी आप उसको देख सकते हैं, या आज भी जहां भी बात होता है तो आप नाजी आइडियोलॉजी और नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में पढ़ते हैं, हिटलर के बारे में आप जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है उन लोगों के लिए भी आज भी एक सबक है ये कि भाई जो जिस लोगों ने इनका विरोध किया उनके लिए ये योगदान के रूप में है, जो लोग इसमें सहयोग कर रहे थे उनके लिए एक इम्प्रेसिंग रिमेम्बर है, मतलब उनको लगे कि भाई नहीं ये मतलब गलत हुआ था, ठीक है ना, उनको पछतावा हो। और वैसे लोग जो कि चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे उनके लिए एक वार्निंग का काम कर रहा है। ये जो आज भी बचा हुआ है होलोकॉस्ट से रिलेटेड जो भी गवाह या सबूत हैं या विकृतियां हैं वो, तो इस प्रकार से हमने ये जो पूरा चैप्टर है उसको देख लिया, और बॉक्स का भी जो कुछ है दो वो उसको भी हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। महात्मा गांधी जो है वो चिट्ठी लिखते हैं एडोल्फ हिटलर को, उसको भी हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा इस जो फिगर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
फिगर 3.1 है, कहता है कि inhabitants of the Warsaw Ghat collected documents and placed them in the 3 milk cans along with other containers. As destruction seems imminent, these containers were built in the cellars of buildings in 1943. This cane was discovered in 1950. कहता है कि जो वारसा गेटो के जो इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है ना, वो कलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, और उसको प्लेस्ड कर दिया जाता है 3 जो मिल्क का केन है, ठीक है, उसमें दूसरे और जो दूसरे कंटेनर है, ठीक है, उसके साथ जो है उसको वो डाल दिया जाता है। कहता है कि जब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, मतलब वही जब लगा नाजी अफसरों की अब जो है वो हम जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे, तो ये जो कंटेनर्स हैं उनको आग लगा दिया गया, इनको जला दिया गया, ठीक है। 1943 में जो सेल कहता है कि बिल्डिंग्स इन दी सेलर्स ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब वहां जो बिल्डिंग था उसमें जला दिया गया, लेकिन ये जो केन है उसको 1950 में फिर से डिस्कवर जो है वो किया गया, और इससे जो है पता चलता है कि भाई किस प्रकार से तो नाजी लोग थे वो जिस लोगों पे या और जो बाकी भी लोग थे जो कि अनडिजरेबल पीपल थे उनके खिलाफ किस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा है उसके अकॉर्डिंग इनके साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा था। फिगर 32 दिखा रहा है कि डेनमार्क सीक्रेटली rescues their Jews from Germany. This is one of the boats used for the purpose. कहता है कि उस समय डेनमार्क वो अपने लोगों को, ज्यूस लोग को, क्योंकि डेनमार्क में ज्यूस लोग रहते हैं, तो डेनमार्क को भी कहीं ना कहीं ज्यूस लोगों की प्रति सहानुभूति था, तो वो सीक्रेट तरीके से, मतलब चुपके से जर्मनी से जो ज्यूस लोग हैं उनको वो रेस्क्यू करके और वो ले जाने का कार्य करता था। तो कहता है कि ये वही बोट है जिसका प्रयोग जो है इस पर्पस के लिए किया जाता था, इसके लिए किया जाता था कि लुका छिपा के चोरी छुपके जर्मनी से जो ज्यूस लोग हैं उनको निकाला जा रहा था, और डेनमार्क जो है ये कार्य कर रहा था। तो उस समय जो बोट यूज वो कर रहा था इस पर्पस के लिए, बोट का यहाँ पे चित्र जो है वो आपको दिखाया गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसके बाद भी जो है हम एक एक करके सारा जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ाएंगे। तो आप अपने मित्रों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और इससे हमारा भी फायदा हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।